हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रंजनाज क्लासेस पर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ कर के अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि इसका हम पहला पार्ट कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर 2 पार्ट हो चुके हैं। एक में उसकी टॉपिक के बारे में समझाया सर्वोच्च न्यायालय, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। मतलब ये न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि किस राज्य का कोई भी अगर कानून अगर वो सही नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। मतलब कौन सा अधिकार दिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सर्वोच्च न्यायालय को, तो या उच्च न्यायालय, दोनों को दिया गया है। तो कौन सा है वो अधिकार? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। यानी अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है, उसके विपरीत दिया गया हो, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये अधिकार दिया गया है न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कौन कर सकता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग? तो कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, यानी किन किन देशों में प्रचलित है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया जो है? तो भारत और यूएसए, अमेरिका, यूएसए यानी अमेरिका, दोनों ही देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसका है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? यानी जो कानून बनाने की जो शक्ति है संघीय सूची में, तो उसके लिए जो अधिकार का जो क्षेत्र बढ़ाना हो अगर कानून का, तो किसको दिया गया है ये अधिकार? तो ये अधिकार दिया गया है संसद को अनुच्छेद 138 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो कौन परामर्श लेता है उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर? तो कौन लेता है? राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। और वो परामर्श तो ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो माने ही, केवल परामर्श ही ले सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अतुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कि अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो कौन कौन से हैं वो? अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227। ये तीनों ही जो हैं वो अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। अनुच्छेद 32 और 226 क्रमशः सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं।
और अनुच्छेद 227 जो है वो उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण यानी नियंत्रण की शक्ति प्रदर्शित करता है। इन तीनों अनुच्छेदों को किस बाद में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया था? केशवानंद भारती बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय क्या है कि जो भारत का न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो इसका आशय होगा, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIL है। PIL क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है। तो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी इसका हिंदी में अर्थ होगा जनहित याचिका, जो कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये जो जनहित याचिका भी है वो भी उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है या PIL, तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों में ये प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब ये इस जो जनहित याचिका है इससे संबंधित कौन से न्यायाधीश हैं? तो कौन से न्यायाधीश संबंधित हैं इससे? PN भगवती। और इसका उद्गम देश कौन सा है? कहाँ से ये लिया गया है? तो ये USA अमेरिका से ये जनहित याचिका को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेख या रिट का शाब्दिक अर्थ होता है। तो लेख या रिट का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है परमादेश। और परमादेश का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारत के संविधान का एक भाग है? मतलब प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। प्रस्तावना ये उद्देशिका जो है वो भारत की संविधान का एक भाग है। तो ये किस बात में कहा गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि जिसमें सबसे बड़ी पीठ बैठाई गई थी। 13 न्यायाधीश थे जिसमें ये जो है संविधान का भाग है, इसलिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? यानी कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो किस अधिनियम के तहत की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। और कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई अगर विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन कर सकता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा की सिद्धांत का स्रोत है। तो इसका जो स्रोत है वो है न्यायिक व्याख्या। इसके बारे में आप देखिए, ये पढ़ सकते हैं। हमारे संविधान में संविधान की मूल संरचना जैसे किसी सिद्धांत का प्रावधान नहीं था। मतलब संविधान की मूल संरचना जैसा कोई प्रावधान पहले संविधान में नहीं दिया गया था। ये जोड़ा गया कब? ये जोड़ा गया ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के बाद। तो जैसे सिद्धांत का प्रावधान नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक व्याख्या के माध्यम से इस सिद्धांत का विकास हुआ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो कि हुआ था 1967 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों के संशोधन पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस हुआ था उसमें मूल अधिकारों के संशोधन पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। परंतु फिर बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को ही पलट दिया और
न्यायालय की नई व्याख्या के अनुसार संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यानी पहले कह दिया गया था कि प्रतिबंध लगा दिया गया था मूल अधिकारों के संशोधन पर, लेकिन फिर जब ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में ये कहा गया कि वो संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेजियम का संबंध है, यानी कॉलेजियम ये जो शब्द दिया गया है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से भी संबंधित है ये कॉलेजियम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय के सेवाधिकार में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आते हैं? यानी कौन से न्यायालय के अधिकार में आते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा कलकत्ता। किस न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। और ये जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है ये भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछा जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के सेवाधिकार में आते हैं, तो किस उच्च न्यायालय के सेवाधिकार में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो अनुच्छेद 227 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालयों के नियंत्रण में कार्य करते हैं। किसके नियंत्रण में? राज्यों के जो उच्च न्यायालय होंगे उनके नियंत्रण में ये जिला और सत्र न्यायाधीश काम करेंगे, उनके नियंत्रण में। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।